नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एशिया कप के लिए जिस टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, क्या वो वर्ल्ड कप की रेप्लिका टीम है, या यूं मान के चलें कि वर्ल्ड कप की टीम भी तैयार हो गई है माइनस जसप्रीत बुमराह, या इसमें कुछ एडिशन भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल विराट कोहली की वापसी, केएल राहुल की वापसी हो गई है इस टीम में, और विराट कोहली का कमबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ सालों से आउट ऑफ फॉर्म है। क्या एशिया कप में विराट कोहली का कमबैक जोरदार होगा? क्या विराट कोहली के बल्ले से 100 निकलेगा, क्योंकि उनका 100वां T20I मैच होगा। एशिया कप का काउंटडाउन स्टार्ट। मजबूत वापसी को तैयार विराट, निकालेंगे हर विरोधी की काट, लगा देंगे विपक्षी टीमों की बाट। सावधान, आ रहा है कप्तानों का कप्तान, जो कर देगा विरोधियों का काम तमाम। होने वाला है एशिया कप का संग्राम, जिसका शानदार होगा आगाज और लाजवाब होगा अंजाम। जी हां, बात कर रहे हैं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली की, जिनकी एशिया कप के लिए भारतीय टीम में वापसी हो गई है और अब बस उनके फॉर्म में वापसी का इंतजार है। सबको कोहली से मजबूत कमबैक की उम्मीद है। एशिया कप का आगाज 27 अगस्त से होगा। पहला मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा। भारत 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। विराट का यह 100वां T20 इंटरनेशनल मैच होगा। टूर्नामेंट के लिए 18 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विराट लंबे अरसे से फॉर्म से जूझ रहे हैं। कोहली के बल्ले से शतक निकले करीब 3 साल हो गए हैं। उन्होंने नवंबर 2019 को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी शतक लगाया था, लेकिन बावजूद इसके विराट के एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच जिताने की उनकी काबिलियत के मद्देनजर उन्हें एशिया कप के लिए टीम में चुना गया है। विराट बेशक अभी बल्ले से बड़े रन नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन एशिया में और एशियाई टीमों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफी बेहतर है। कोहली ने एशिया में अब तक खेले 62 T20 इंटरनेशनल मैचों में 60 की औसत से 2295 रन बनाए हैं, जिसमें 23 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 T20 मैचों में 77 की औसत से 311 रन बनाए हैं, जिसमें 350 शामिल हैं। इसके अलावा कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ 7 T20 मैचों में 84 की औसत से 339 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली की शानदार औसत का कारण ये भी है कि वो कई मैचों में खासकर रन चेज करते हुए नॉट आउट रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कोहली पिछले कुछ समय से बहुत जल्दी विकेट खो रहे हैं। वो ज्यादातर बाहर जाती गेंदों पर आउट हुए हैं, जिसका नजारा इंग्लैंड दौरे पर भी देखने को मिला था। विराट 13 बार आउटस्विंग गेंदों पर आउट हुए हैं। 3 बार वो इंग्लैंड दौरे पर भी आउटस्विंग गेंद का शिकार बने थे। खैर, विराट इन सब बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि विराट कुछ समय के ब्रेक के बाद क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद यही है कि अब किस्मत विराट का साथ देगी और वो फॉर्म में लौटेंगे, जो टीम के लिए फायदेमंद साबित होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो एशिया कप से किंग कोहली वापसी कर रहे हैं। आपने इंग्लैंड दौरे पर देखा होगा विराट कोहली को, लेकिन वेस्ट इंडीज दौरे पर विराट कोहली नहीं थे। उसके बाद जिम्बाब्वे का दौरा है, उसमें भी विराट कोहली नहीं है, लेकिन एशिया कप में विराट कोहली कम बैक करेंगे। एशिया कप की टीम का अनाउंसमेंट हो गया है। तो 100वां T20 मुकाबला है। लतिका, अगर हम विराट कोहली की बात करें, क्या ये रेस्ट जो अभी बीच में उनको मिला है, उसका फायदा विराट कोहली को मिलेगा इस एशिया कप में? रवीश, देखिए, रेस्ट तो इस टाइम पे विराट कोहली को थोड़े थोड़े समय में मिला है। आप देखिए, इंग्लैंड में खेलने गए, उससे पहले भी वो रेस्ट ही कर रहे थे, उसके बाद फिर रेस्ट कर रहे थे। तो ये देखना होगा कि मेंटली कितना प्रिपेयर होके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि स्किल में उनका कोई तोड़ नहीं है, स्किल बहुत अच्छे से है, उनके पास सब कुछ है, क्योंकि इतने ज़्यादा रन आपके पास स्किल है, इसीलिए बने हैं। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कि मेंटली किस तरीके से तैयार होके आएंगे एशिया कप के लिए, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किस तरह से प्रैक्टिस की है उन्होंने, क्या तैयारियां की है अपने खेल को लेके, क्या रोल जो लेना पसंद करेंगे, 3 नंबर पे आएंगे, ओपन करेंगे। काफ़ी अभी सवाल बाकी हैं रवीश, जिस तरह से अभी भारतीय टीम में बदलाव बार बार नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली का सबसे मेन चीज़ जो होगी, जो रेस्ट के बाद आ रहे हैं, कि मेंटली कितने प्रिपेयर हैं। स्किल के लिए कोई डाउट ही नहीं है उन पर।
लतिका, खबरें ये भी आ रही है कि विराट कोहली जो है वो ओपन भी कर सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ओपनिंग को लेकर इतने सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं? विराट तो पहले भी इंडिया के लिए ओपन कर चुके हैं, आरसीबी के लिए भी उन्होंने ओपन किया, खुद जब कप्तान थे तब T20I में ओपनिंग करने आए थे। क्या रोहित शर्मा ऐसा करेंगे कि विराट से ओपन करवाएंगे, या केएल राहुल ही फर्स्ट चॉइस ओपनर आपको लग रहे हैं? देखिए, अभी तो रवीश दोनों ही मैं कहूंगी कि एक ही तराजू में है। चाहे केएल राहुल की बात करें, चाहे विराट कोहली की बात करें। केएल राहुल एक लंबे समय के बाद आ रहे हैं, इंजरी के बाद आ रहे हैं, अपने आप को तैयार किस तरीके से उन्होंने किया है उनका भी नहीं पता। क्या उन्होंने प्रैक्टिस की है, किस तरीके से वो जब मैच में उतरेंगे तो मैच टेम्परामेंट कैसा है उनका। सेम विराट कोहली के साथ भी है कि वो किस तरह के मैच टेम्परामेंट के साथ आएंगे। तो यहाँ रवीश ये हो सकता है कि स्ट्रेटजी अगर भारतीय टीम कुछ अपनाती है और चाहे कि विराट कोहली का अगर आप ओपन कराते हैं, वो जो 6 ओवर का पावर प्ले है वो अगर आप इस्तेमाल कराना चाहते हैं, उन पे से प्रेशर रिलीज कराना चाहते हैं, सिर्फ कह सकते हैं रवीश कि वहां से शुरुआत कर सकते हैं विराट कोहली अगर ओपन करते हैं तो। मेरे लिहाज से चाहे 3 नंबर पे आए चाहे ओपन आए, उससे इतना खास कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है रवीश, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म से वो जूझ रहे हैं ना, तो मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मेंटली तौर पे कितने अपने आप को वो संभाल पाते हैं, चाहे वो ओपन करें चाहे 3 नंबर पे आए। लास्ट टाइम जब हमने विराट कोहली को देखा था, अगर हम यूएई की कंडीशंस की बात करें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, और उन्होंने अर्धशतक लगाया था, और यहां पे भी इंडिया अपने एशिया कप कैंपेन की शुरुआत करेगा अगेंस्ट पाकिस्तान 28 अगस्त को जो मुकाबला है। क्या रिकॉल करेंगे उसको विराट कोहली? क्योंकि बड़ा मैच और ये बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ी प्रेशर सिचुएशन को अडॉप्ट करते हैं। तो यहां पर क्या हम एक्सपेक्ट करें विराट कोहली से अगेंस्ट पाकिस्तान की वही नजारा फिर से देखने को मिलेगा, जो यहां पर अभी उन्होंने स्किल्स पे अपने वर्क किया होगा, बेसिक्स पे जो वर्क किया होगा, उसको लेकर फिर से सामने आएंगे? देखिए, विराट कोहली के पास फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी है। वो हमेशा हमने देखा है ग्राउंड पे किस तरीके से एक जज्बे के साथ आते हैं, खेलते हैं, चाहे उनके बल्ले से रन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। पिछली सीरीज में भी हमने देखा कि अगर वो पीछे भी फील्डिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से अपने आप को बिजी रख रहे हैं ग्राउंड के बीच में। तो ये एक चीज़ है कि बड़े मैचेस में प्रेशर झेलना बहुत अच्छे से आता है विराट कोहली को, और ये हमने बहुत बार देखा है कि चेस करते हुए, क्योंकि देखिए चेस करते हुए एक अलग ही तरीके का प्रेशर होता है। आगे हमने लड़कियों को भी देखा किस तरह से मैच गंवाया उन्होंने, लेकिन अगर विराट कोहली की बात करें तो चेस मास्टर उनको ऐसे ही नहीं बोला गया है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैं फिर से बात करूंगी कि मेंटली तौर पे वो कितना अपने आप को बेहतर यहाँ पर अभी समझ पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है रवीश, क्योंकि स्किल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ये देखना होगा कि बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर उनको मौका मिलता है ओपन का, तो वो किस तरीके से देखते हैं इस चीज। एक चीज और भी है ना लतिका, जब हम इंग्लैंड में देख रहे थे, बाहर की कंडीशंस को देख रहे थे, क्योंकि गेंद मूव करता है और आउटसाइड द ऑफ स्टंप विराट कोहली के इतने डिसमिसल हुए हैं इस दौरान कि लोग कहने लगे हैं कि ये मतलब एजी प्लेयर हो गए जो बहुत ज्यादा अपने एज दे रहे हैं। शायद यूएई की कंडीशंस में बॉल इतना ज्यादा स्विंग नहीं करेगा, तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है कि आउटसाइड जो ऑफ स्टंप जो प्रॉब्लम आई है विराट कोहली को, वहां पर इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। रवीश, अगर आपको याद हो तो ये प्रॉब्लम आई थिंक विराट कोहली के साथ काफी अरसे से है कि वो जब बाहर की बॉल चेज करते हैं तो अमूमन अपना विकेट गंवा देते हैं। तो ये कोई नई प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई है उनके साथ कि वो बाहर की बॉल चेज कर रहे हैं और आउट हो रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए उनको ये देखना होगा कि आप शफल करके इसे खेल सकते हैं या किस तरीके से, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन यूएई की आपने अगर बात करी, हाँ पेसर्स को मदद करते हैं वहाँ की विकेट्स, लेकिन स्विंग किस तरीके से होगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो हमने स्विंग देखा, मुझे नहीं लगता कि यूएई में वो स्विंग मिलेगा। तो वहाँ हो सकता है कि बॉल के पीछे बेहतर पोजीशन में आ पाए और अपने स्ट्रोक्स लगा पाए। तो हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट हो सकता है, और इसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे विराट कोहली, क्योंकि एशिया कप की प्रिपरेशन बहुत जरूरी है फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन एशिया कप की जैसे हमने आपको बताया कि टीम का अनाउंसमेंट हो गया है, विराट आ गए हैं, केएल राहुल आ गए हैं, जसप्रीत बुमराह इस टीम में नहीं है। कैसी ये एशिया कप की टीम नजर आ रही है? क्योंकि लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो एशिया कप की टीम है, मान लीजिए यही वर्ल्ड कप की टीम है, क्योंकि 1 महीने बाद, एशिया कप के 1 महीने बाद वर्ल्ड कप की चुनौती होगी टीम इंडिया के साथ। एशिया कप की बारी, टीम इंडिया की फुल तैयारी, राहुल करेंगे कमबैक, विरोधियों का बोरिया बिस्तर होगा पैक, बुमराह हुए बाहर, भूमि पर होगा दारोमदार। एशिया कप का काउंटडाउन स्टार्ट, टीम इंडिया ने तैयार किया चार्ट, एक एक कर विरोधियों की लगेगी क्लास, क्योंकि वापस आ रहा है दिग्गज बल्लेबाज। जीत की गाड़ी पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम अब मिशन एशिया कप में फतेह हासिल करने को तैयार है, और विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल की वापसी से टीम में और ताकत आ गई है। हालांकि स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह एशिया कप से बाहर हो गए हैं। यूएई में 27 अगस्त से एशिया कप शुरू होगा और 11 सितंबर तक खेला जाएगा।
टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन भारत समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट के लिए भारत ने 18 खिलाड़ियों वाली टीम चुनी है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि विस्फोटक बल्लेबाज और फर्स्ट चॉइस ओपनर केएल राहुल की लंबी ब्रेक के बाद वापसी हो रही है। राहुल को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। ऐसे में टूर्नामेंट में उनका लगभग सभी मैच खेलना तय है और ऐसे में ओपनिंग को लेकर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। राहुल रोहित के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे। राहुल पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में लगभग 94 दिन बाद क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे। केएल राहुल ने पिछला मैच 25 मई को खेला था। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से इस आईपीएल मैच में राहुल ने 79 रनों की शानदार पारी खेली थी। राहुल के लिए हालांकि पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं रहे। उनकी हाल ही में ग्रोइन इंजरी की सर्जरी हुई है। इसके बाद वो बेंगलोर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोरोना का शिकार हो गए थे और वेस्टइंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज से चूक गए थे, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। नतीजतन ओपनिंग विकल्प ईशान किशन की टीम से छुट्टी हो गई है, जिसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही थी। इसके अलावा गेंदबाजी में भी बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर बॉलर्स टीम में नहीं हैं। बुमराह तो खैर चोट की वजह से अवेलेबल नहीं है, लेकिन शमी को दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में टीम में सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ही एकमात्र एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर हैं। यूएई में अब तक एशिया कप के 3 एडिशन हुए हैं और तीनों बार ये टाइटल भारत के नाम रहा है। टीम इंडिया ओवरऑल 7 बार एशिया कप जीत चुकी है और अब उसकी नजर अपने 8वें टाइटल पर होगी। फिलहाल टीम इंडिया अच्छे फॉर्म में है। रोहित की कप्तानी में टीम लगातार 8वीं सीरीज जीती है, लेकिन सवाल यह है क्या एशिया कप के लिए चुनी गई टीम ही वर्ल्ड कप की टीम होगी, क्योंकि इस टीम में रोहित और विराट समेत हर वो खिलाड़ी मौजूद है जो फर्स्ट चॉइस टीम के लिए होना चाहिए। बेशक बुमराह वापसी करेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि वर्ल्ड कप टीम में कोई फेरबदल होता है या यही योद्धा वर्ल्ड कप में मोर्चा संभालते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो एशिया कप की टीम का अनाउंसमेंट हो गया। जसप्रीत बुमराह हैज बीन रेस्टेड क्योंकि उनको इंजरी थी, लेकिन लतिका जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एशिया कप की टीम जरूर है, लेकिन इसमें अक्ष जो है वो वर्ल्ड कप की टीम का दिखता है। दिख तो रहा है रवीश, लेकिन चिंता की बात यह है कि आप यूएई में खेलने वाले हैं। आपका जो सहारा स्टेडियम है वहां पर कोई मैच होने वाला नहीं है। आपका दुबई में मैच है और दुबई की जो विकेट है अच्छी खासी घास होती है उस पर, तो आपको मीडियम पेसर्स की ज्यादा जरूरत होती है। और जबकि इस टीम में सिर्फ और सिर्फ 3 मीडियम पेसर चुने हैं। ठीक है, हार्दिक को आप एक ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर शमी यहाँ इनके साथ जुड़ते तो बहुत बेहतर रहता है। एक एक्सपीरियंस बॉलर है और पिछला आईपीएल बहुत ही दमदार रहा है उनका। जो क्या वजह रहेगी मोहम्मद शमी को नहीं चुना गया? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मोहम्मद शमी को भी टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए फिट कर दिया गया, या वनडे ओडीआईज हो तो वहां पे आप मोहम्मद शमी को खिलाएंगे, या फिर सेलेक्टर्स ये सोच चुके हैं कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए मोहम्मद शमी नहीं है, रेड बॉल फॉर्मेट के लिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एशिया कप के लिए चुनते तो बहुत अच्छा होता है। जो एक्सपीरियंस उनके पास है, जो कह सकते हैं अभी फॉर्म उनके पास है, उस लिहाज से ये यहाँ पर उनका मौका बनता था। अब सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते वो तो वही जाने, लेकिन मेरे पर्सनली ख्याल में अगर वो होते तो यहाँ थोड़ी सी और दमदार टीम दिखती मुझे यहाँ पर। और बात करें स्पिनर्स की तो 4 स्पिनर्स है जिनका कोई काम नहीं है। अगर आप 2 या 3 स्पिनर्स भी लेके जाते तो भी आपका काम बन जाता। तो यहाँ उन्होंने अपना जो ज़्यादा रुझान दिखाया है वो स्पिनर्स की तरफ दिखाया है, पेसर्स की तरफ इतना नहीं दिखाया। तो ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं टीम का सिलेक्शन अच्छा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अभी विराट कोहली कैसा खेलने वाले हैं, केएल राहुल कैसा खेलने वाले हैं। तो आप अगर उनके साथ रिस्क ले रहे हैं तो अपनी बैटिंग लाइनअप को और डेप्थ में लाएंगे तो किसको बाहर करेंगे? क्योंकि देखिए, दिनेश कार्तिक का भी कोई यहाँ पर प्लेइंग 11 में मुझे मौका बनता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहाँ आप दीपक हुड्डा को आपने सिलेक्ट किया है क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, लेकिन वो कब आएंगे? ऋषभ पंत, आपके पास एक ही लेफ्ट हैंडर है। ईशान किशन को आपने लिया नहीं है, ईशान किशन को लिया बिल्कुल। एक नजर डाल लेते हैं एशिया कप के लिए भारत ने जो टीम चुनी है। खिलाड़ी आपको बता देते हैं किन किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। जैसे हम बता रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से टीम में शामिल नहीं है। रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, विराट कोहली है, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव है, ऋषभ पंत है। ये आप देख सकते हैं, हो सकता है टॉप 6 में भी बैटिंग कर रहे हो भारत के लिए। दिनेश कार्तिक हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रविंद्र जडेजा हैं, रविचंद्रन अश्विन हैं, युजवेंद्र चहल है, रवि बिश्नोई जिन्होंने शानदार गेंदबाजी की वेस्टइंडीज दौरे पे, आखिरी T20 में 4 विकेट चटकाए, वो भी टीम के मेंबर हैं। तो ये हम आपको टीम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो इसमें आपको नजर आ रही है, विराट कोहली और केएल राहुल की वापसी हो रही है। विराट कोहली तो रेस्ट दिया गया था, केएल राहुल इंजरी से वापसी कर रहे हैं। बाकी दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ये सब वेस्टइंडीज के दौरे पर आपको नजर आए थे।
तो ये भारत की टीम है एशिया कप के लिए, और हम यही कह रहे हैं कि यही टीम हो सकता है आपको वर्ल्ड कप में भी नजर आए। तो टीम हमने दिखाई, और लतिका जैसा कि आप भी कह रहे थे कि शायद एक कंपटीशन रहेगा दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा के बीच में कि इनमें से प्लेइंग 11 में कौन अपनी जगह बना पाता है। मुझे लगता है जो फर्स्ट चॉइस रहेगा हमेशा दीपक हुड्डा ही रहेगा, क्योंकि देखिए वो एक प्लस पॉइंट लेकर आते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं आपकी, तो उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। और बैटिंग अगर लाइनअप की बात करें और बॉलर आपको चूज करने हो, तो अगर आप केएल राहुल और रोहित शर्मा से ओपन कराते हैं, वरना मतलब 3 नंबर पे विराट कोहली आएंगे, 4 नंबर एक क्रूशियल स्टेज हो जाएगी कि सूर्य कुमार यादव को रखेंगे कि आप ऋषभ पंत को रखेंगे, क्योंकि देखिए आप चाहते हैं कि लेफ्टी उस जगह पर आए, क्योंकि आपके पास टीम में पूरे एक ही लेफ्टी है। तो हो सकता है ऋषभ पंत जो है वो 4 नंबर पर दिखे, 5वें पे सूर्य कुमार यादव दिखे। फिर उसके बाद अगर दीपक हुड्डा खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या पहले खेलेंगे, आपको दीपक हुड्डा बाद में दिखाई देंगे, रविंद्र जडेजा रहेंगे उसमें, स्पिनर युजवेंद्र चहल रहेंगे। अब उसमें से आपके पास जो मीडियम पेसर हैं, आप 2 खिलाएंगे, 3 खिलाएंगे, मुझे लगता है 2 ही खिलाएंगे जिस तरह का चयन हुआ है। तो आवेश खान मुझे नहीं लगता प्लेइंग 11 में जगह बना पाएंगे यहाँ पर। तो वहाँ पर आप आर अश्विन को लेते हैं या रवि बिश्नोई को लेते हैं या दिनेश कार्तिक को लेते हैं। आप अपनी अगर बल्लेबाजी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वहां दिनेश कार्तिक का मौका बन सकता है यहाँ पर रवीश, और ये चीज देखनी होगी, क्योंकि देखिए आपके पास 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनका आपको पता नहीं उनसे रन बनेंगे या नहीं बनेंगे, काफी लंबे समय के बाद आपके साथ जुड़ने वाले हैं वो, एक की फॉर्म उनके पास नहीं है, एक अभी इंजरी से उभर के आए हैं। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है कि बैटिंग ज्यादा होने वाली है। पूरे अगर 11 की हम बात करें, सिलेक्शन जो होगा 11 का, उसमें बल्लेबाजी आपको ज्यादा दिखेगी। गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ मिलजुल के गेंदबाजी की जाएगी, जैसे कि हार्दिक पांड्या हो गए, दीपक हुड्डा हो गए, इनसे हो सकता है कि वो कमी पूरी की जाए एक गेंदबाज की। तो ये मेरी तरफ से एक ये संभावना है कि प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की होगी। तो देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर श्रेयस अय्यर और दीपक चार को भी स्टैंड बाय में रखा गया है लतिका, तो ये आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले माना जा रहा था शायद श्रेयस अय्यर उस कंपटीशन से बाहर हो गए क्योंकि सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त आ गई, शायद आप प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाएंगे। और पिछली बार भी हमने देखा था कि कुछ खिलाड़ी स्टैंड बाय में ही रह गए थे। देखिए जब इस तरह के मौके आते हैं ना रवीश, तो कोई भी नहीं चाहता कि वो स्टैंड बाय वालों को मौका मिले। वहां पर जो टीम के साथ गए हैं, 15 लोग सिलेक्ट हुए हैं, वही वहां रहने वाले हैं, इनकेस कोई इंजरी या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मुझे हैरानी है कि शमी को वहां पे भी नहीं रखा गया है। अगर आप वहां रखते तो कम से कम आपके पास ऑप्शन होता चेंज करने का, अगर इन केस आपको जरूरत वहां पे पड़ती। तो मुझे ये लगता है कि श्रेयस अय्यर हैं या अक्षर पटेल, अगर हम बात करें, काफी अच्छा उनका पिछला जो सीरीज गई है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, बल्ले से भी अच्छी गई है, गेंदबाजी भी अच्छी हुई है। तो देखिए कितना कंपटीशन आ गया है रवीश यहाँ पर कि किस तरीके से आप परफॉर्म करके भी जगह नहीं बना पा रहे हैं टीम में। तो ये एक अच्छी चीज भी है और एक थोड़ा नुकसान भी है कि आप किस तरीके से देखते हैं आगे वर्ल्ड कप। राइट, लेकिन एशिया कप की टीम हमने आपको बता दी, क्रिकेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी खत्म हो गए हैं, तो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में क्या कुछ हो रहा है फटाफट आपको खबरें बताते हैं। रैंकिंग में फायदा हुआ है तेज गेंदबाज रेणुका सिंह, टी20 बॉलिंग रैंकिंग में करियर के बेस्ट 18वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं जेमिमा रॉड्रिक्स ने बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है। हालांकि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा को नुकसान हुआ है। मंधाना 2 स्थान नीचे आकर चौथे, जबकि शेफाली 1 स्थान के नुकसान से 6ठे नंबर पर आ गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को लेटर लिखकर उनकी तारीफ की है। जडेजा ने इस लेटर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पीएम का आभार जताया है। दरअसल जडेजा और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी के 5वें जन्मदिन पर 101 लड़कियों का पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाया था और सभी 101 खातों में 11-11 हजार रुपए जमा किए। सुकन्या समृद्धि खाता असल में केंद्र सरकार की एक योजना है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर नेपाल मेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए हैं। प्रभाकर प्रबुद्धू दसानायका की जगह लेंगे, जो अब कनाडा के कोच बन गए हैं। दसानायका ने पिछले महीने ही इंडिविजुअल अपने रीजन दिए थे और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रभाकर 2015-16 के बीच अफगानिस्तान के गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं। बंगाल की सीनियर मेंस क्रिकेट टीम नामीबिया में होने वाले ग्लोबल टी20 टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की टूर्नामेंट में
हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया है। एसोसिएशन ने बीसीसीआई से एनओसी मांगी थी, लेकिन बीसीसीआई ने बोर्ड की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए एनओसी देने से इंकार कर दिया। इंग्लैंड के द 100 टूर्नामेंट में खेल रहे वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने क्रिकेट इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। पोलार्ड दुनिया के इकलौते ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिसने 600 T20 मैच खेले हों। पोलार्ड लंदन स्पिरिट टीम की ओर से द 100 टूर्नामेंट में अपना 600वां मैच खेलने मैदान पर उतरे। कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हो गए और भारतीय एथलीट्स ने धमाकेदार परफॉर्मेंस इसमें दी। चलिए आपको बताते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की फाइनल मेडल टैली क्या रही। तो फाइनल मेडल टैली में भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते, 16 जीते सिल्वर मेडल और 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम आए। नंबर 1 पर रहा ऑस्ट्रेलिया जिसने 67 गोल्ड मेडल जीते। नंबर 2 पर रहा इंग्लैंड जिसने 57 गोल्ड मेडल जीते। तो टफ कंपटीशन था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। गोल्ड मेडल का डिफरेंस अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के 10 गोल्ड मेडल ज्यादा थे इंग्लैंड से, लेकिन भारत की परफॉर्मेंस भी शानदार रही क्योंकि भारत ने 22 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। इसके अलावा नंबर 3 पर कनाडा रहा जिसने 26 गोल्ड मेडल जीते। न्यूजीलैंड ने भी 20 गोल्ड मेडल जीते और स्कॉटलैंड के खाते में भी 13 गोल्ड मेडल आए। तो काफी शानदार परफॉर्मेंस रही भारत की। हॉकी मेंस की बात की जाए तो वहां में मिला सिल्वर मेडल और विमेंस क्रिकेट की बात की जाए तो सिल्वर मेडल मिला। इन दोनों में उम्मीद थी गोल्ड मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। खैर क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।